Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हमारे पास आपके लिए 3 बड़ी और बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं। पहली खबर यह है कि वर्ष 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों से बातचीत कर रही थी। कश्मीर के आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने अदालत में दिए अपने एफिडेविट में यह दावा किया है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उन्हें पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से मीटिंग करने के लिए कहा था। यह खुलासा आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति और नीयत पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आज की मोदी सरकार आतंकवादियों से मीटिंग नहीं करती, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिलाती है। फिर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस के दौर में ऐसी क्या मजबूरी थी कि यूपीए सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकवादी पर प्रहार करने की बजाय, उसे मिट्टी में मिलाने की बजाय उसके साथ शांति वार्ता कर रही थी। इसलिए आज हम कांग्रेस युग और मोदी युग में आतंकवाद पर नीतियों में आए इस बदलाव का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम घुसपैठ पर राजनीति करने वाले विपक्ष के नेताओं के लिए भी कुछ सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। ये सबूत आज उनके सामने पेश करेंगे। आज हम आपको वो सारे सबूत दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि फर्जी पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं। इनमें से कुछ घुसपैठिए आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं और कुछ मस्जिदों के नकली इमाम बनकर पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। आजकल राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता वोटर लिस्ट पर बहुत राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज हम पूरे देश को घुसपैठ का ये सच दिखाना चाहते हैं। आज आप सबको अवैध घुसपैठियों पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और देश के लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकार और देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि वो तमाम नेता जो भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति का सपना देख रहे थे, उन्हें भारत के युवा और जेन जी ने आज एक बहुत ही करारा जवाब दिया है। आपको याद होगा, कल ही राहुल गांधी ने देश के युवाओं से क्रांति करने की अपील की थी, लेकिन देश की असली तस्वीर आज आईफोन के शोरूम्स के बाहर नजर आई, जहां हजारों युवा आईफोन का नया मॉडल खरीदने के लिए रात से ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे। भारत के युवाओं ने आज ये बता दिया है कि उन्हें आजादी नहीं, आईफोन चाहिए। जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उन्हें आज 2 लाख रुपए के इस लेटेस्ट फोन के लिए उमड़ने वाली युवाओं की भीड़ को देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्या ये डेड इकोनॉमी है। ये आज की सबसे दिलचस्प खबर आपके लिए होने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार अपने कार्यकाल में कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों से बातचीत कर रही थी। ये खुलासा कश्मीर के आतंकवादी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने अदालत में दिए अपने एफिडेविट में किया है। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि यासीन मलिक है कौन। आप में से बहुत सारे लोग शायद यासीन मलिक को भूल चुके होंगे, या आज हमारे जो युवा हैं, हमारी जो जेन जी है, वो शायद यासीन मलिक को ठीक से नहीं जानती होगी कि यासीन मलिक कितना खतरनाक आदमी है। तो यासीन मलिक एक कश्मीरी आतंकवादी है, खतरनाक आतंकवादी। यासीन मलिक पर आरोप है कि वर्ष 1989 में उसने पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण किया था। क्यों अपहरण किया था? क्योंकि इसके बदले वो कुछ आतंकवादी जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा कराना चाहता था और कुछ आतंकवादियों को रिहा किया भी गया। तो सोचिए क्या जमाना था 1989 में। भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर लेते हैं लोग
आतंकवादी और फिर अपने साथियों को उसके बदले में जेल से रिहा करा लेते हैं। फिर इसके अगले ही वर्ष जनवरी 1990 में यासीन मलिक ने श्रीनगर में सरेआम भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या की। वायुसेना के ये चारों अधिकारी उस समय सड़क पर अपनी बस का इंतजार कर रहे थे और तभी यासीन मलिक दूसरे आतंकवादियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसने AK-47 राइफल से इन अधिकारियों को गोलियों से बुरी तरह से भून दिया। इस आतंकवादी हमले में तब 22 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले में वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की मौत हो गई थी। एक स्क्वाड्रन लीडर, सोचिए, उसकी हत्या इस आतंकवादी ने की और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी न जाने कितने वर्षों तक इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहीं। ये तस्वीर आज उनकी देखिए। उनके घर को उजाड़ने वाला यही आतंकवादी है। और इस आतंकवादी हमले के करीब 30 वर्षों के बाद, सोचिए इंसाफ कब मिला, 30 साल के बाद वर्ष 2020 में जम्मू की स्पेशल टाडा कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय हुए। सजा नहीं हुई, सिर्फ आरोप तय हुए हैं 2020 में जाकर। और यह मामला आज भी अदालत में चल रहा है, यानी इस हत्या की सजा आज भी यासीन मलिक को नहीं मिली है। अभी तक यह केस चल रहा है। इस समय यासीन मलिक टेरर फंडिंग के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और उस पर आरोप है कि उसने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए और आतंकवादियों के नेटवर्क को तैयार करने के लिए, आतंकवादियों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से पैसा लिया था। अब आप समझ गए होंगे कि यासीन मलिक कितना खतरनाक आतंकवादी है और वो भारत का कितना बड़ा दुश्मन है, वो आप सबका कितना बड़ा गुनहगार है। अब जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो ये है कि वर्ष 2006 में, ध्यान से सुनिएगा आप, वर्ष 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और जब यूपीए की चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी थी, उस समय भारत सरकार ने इस तरह के आतंकवादियों को शांति दूत बनाकर पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे खतरनाक आतंकवादियों से मीटिंग करने के लिए कहा था, ताकि भारत में पल रहा यह आतंकवादी पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे खतरनाक आतंकवादियों से मिलकर कश्मीर पर बातचीत कर सके। देखिए, शांति के लिए बातचीत कौन कर रहा है? इधर से जाने वाला एक आतंकवादी वहां पाकिस्तान में बैठे दूसरे खतरनाक आतंकवादी से मीटिंग कर रहा है। किस लिए? कश्मीर को लेकर। आज आपको यह समझ में आएगा कि आजादी के 75 साल तक कश्मीर की समस्या कभी हल क्यों नहीं हो पाई। अब पूरी कहानी सुनिए। वर्ष 2006 में यासीन मलिक पाकिस्तान गया था और उस समय उसकी मुलाकात लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद से हुई और पाकिस्तान में बैठे दूसरे खतरनाक आतंकवादियों से भी इसने मीटिंग की। तस्वीर आप देख लीजिए यहां पर। यासीन मलिक अब अपने एफिडेविट में यह दावा करता है कि उसने कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मदद करने के लिए हाफिज सईद और दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मीटिंग की थी और मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी। यासीन मलिक ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी आतंकवादियों से यह मुलाकात उस समय के आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी के कहने पर की थी। आज वो एफिडेविट मैं लेकर आया हूं और आज मैं आपको एफिडेविट वो दिखाऊंगा भी। आपकी स्क्रीन पर भी वो एफिडेविट है, आप देखिए। देखिए, ये एफिडेविट है इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। देखिए, अगर किसी को कोई शक हो तो एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है। हाई कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में इस एफिडेविट को दिया गया है और अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। यासीन मलिक इसमें कहता है, व्हेन आई रिटर्न टू न्यू दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशल डायरेक्टर आईबी वीके जोशी एज पार्ट ऑफ द डीब्रीफिंग एक्सरसाइज met me in the hotel and requested me to immediately brief the prime minister। हिंदी में अब आपको अनुवाद करके बताता हूं। यासीन मलिक कह रहा है कि जब मैं पाकिस्तान से इन सारे आतंकवादियों से मिलकर वापस दिल्ली आया तो आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी ने मुझसे एक होटल में मुलाकात की और मुझसे कहा कि पाकिस्तान में आपकी जो भी बातचीत हुई है इन सारे आतंकवादियों से,
उसके बारे में आप आज शाम को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलिए और उन्हें ब्रीफ करिए, उन्हें पूरा बताइए कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। फिर यह कह रहा है, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द सेम इवनिंग वेयर M.K. नारायणन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। तो आप देखिए कि वो आता है और उसी दिन शाम को उसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट मिलती है, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ में बैठे हैं और फिर लिख रहा है, आई ब्रीफ्ड हिम ऑन माई मीटिंग्स एंड अप्रेज्ड हिम ऑन द पॉसिबिलिटीज वेयर ही कन्वेड हिज ग्रेटिट्यूड टू मी फॉर माई एफर्ट्स, टाइम, पेशेंस एंड डेडिकेशन। यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक की तारीफ की, उनका धन्यवाद किया और कहा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, अपना समय जो लगा रहे हैं और आपका जो डेडिकेशन है इस देश के प्रति, कश्मीर के प्रति, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। और फिर आगे चलकर वो ये बता रहा है कि देखिए मैंने तो ये सब कुछ किया था भारत सरकार के कहने पर और आगे चलकर इसी चीज को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया और मुझे आतंकवादियों के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई। ये वो कह रहे हैं, बट एज लक वुड हैव इट, this meeting of mine with Hafiz Saeed and other militant leaders of Pakistan, which was initiated and executed only on the request of Special Director IB V.K. Joshi, were portrayed in a different context against me. तो क्या कह रहा है ये आतंकवादी? इसका कहना है यासीन मलिक का कि देखिए मैं तो IB के स्पेशल डायरेक्टर के कहने पर इन सारे आतंकवादियों से मिला पाकिस्तान में, मैंने भारत के कहने पर, भारत सरकार के कहने पर मैंने इनसे बातचीत की, फोटो इनके साथ खिंचवाई, बाद में वापस आकर भारत के प्रधानमंत्री को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन आगे चलकर इसी मीटिंग को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज आप उस समय की कल्पना कीजिए जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक जैसे खतरनाक आतंकवादी देश के दुश्मन को दिल्ली पहुंचते ही उसी शाम मिलने का समय दे देते हैं और फिर उसका धन्यवाद भी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि यासीन मलिक ने यह एफिडेविट अदालत में क्यों दिया है। वर्ष 2022 में स्पेशल NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग के एक मामले में यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा दी थी। हालांकि जांच एजेंसी NIA ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की। यानी अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन NIA कहता है कि नहीं, उम्र कैद नहीं, इस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसी मामले में यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना ये एफिडेविट दायर किया है। तो लड़ाई ये चल रही है कि ये जो टेरर फंडिंग का मामला है, मामला क्या है कि यासीन मलिक को पाकिस्तान से पैसा मिलता था। किस चीज का पैसा? कश्मीर में पत्थरबाजी कराने के लिए, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, कश्मीर में युवाओं को आतंकवादी बनाने के लिए, आतंकवादियों का नेटवर्क मजबूत करने के लिए ये यासीन मलिक पाकिस्तान से पैसा लेता था। वो बात भारत की अदालतों में साबित हो गई। उम्र कैद की सजा ये अभी काट रहा है और NIA कहता है कि नहीं, उम्र कैद नहीं, बल्कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की मुलाकात की तस्वीर आने के बाद पूरे देश का यही सवाल था कि आखिर प्रधानमंत्री ने एक इतने खतरनाक आतंकवादी से मुलाकात क्यों की, जिस आतंकवादी के हाथ में खून लगा हुआ है, जिसने भारतीय एयरफोर्स के 4 अधिकारियों की खुलेआम हत्या की है, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसने भारत के होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया, उससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आखिर क्यों मिले? आप इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसकी बहुत चर्चा उस समय भी हुई थी। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि यह वर्ष 2006 की वही मुलाकात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मुलाकात हो रही है। सोचिए, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से बात कर रही थी, जब यासीन मलिक हाफिज सईद से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रहा था और भारत की सरकार यह सोचती थी कि कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए हाफिज सईद को मक्खन लगाना जरूरी है, हाफिज सईद से बात करना जरूरी है, और उन्होंने इन आतंकवादियों से बातचीत शुरू कर दी थी। इस बातचीत के करीब 1 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर
एक बड़ा आतंकवादी हमला करवा दिया। मार्च 2006 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर 2 शक्तिशाली बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 28 लोग मारे गए थे। याद कर लीजिए आप। फरवरी 2006 में यासीन मलिक ने हाफिज सईद से मुलाकात की और जुलाई 2006 यानी 5 महीने के बाद ही लश्कर ए तैयबा ने मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सीरियल बम धमाके किए। 7 सीरियल बम धमाके किए, 7 जगहों पर, जिसमें 209 लोगों की मौत हुई। आप इस संख्या को याद रखिएगा, 209 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई के लोगों को आज भी ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जरूर याद होंगे। और ये हमला आतंकवादियों के साथ इस बातचीत के सिर्फ 5 महीने के बाद हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। मई 2008 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 स्थानों पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 71 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये धमाके जानबूझकर ऐसी जगहों पर की गई जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में और धार्मिक स्थलों पर ये हमले किए गए। और आपने देखा होगा, एक कोशिश उस समय चल रही थी कि मंदिरों पर हमले किए जाएं। पाकिस्तानी आतंकवादियों से यूपीए की सरकार की बातचीत के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ 2008 मुंबई में। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमला करके 3 दिनों तक पूरी मुंबई को अपना बंधक बनाकर रखा। और इस हमले में मुंबई के मशहूर ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बहुत सारी जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। और इस हमले में 175 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आप ये भी देख लीजिए, 26/11 का हमला जिसे हम कहते हैं, ये सब कुछ तब हो रहा था जब भारत की सरकार उस समय पाकिस्तान में बैठे इन खतरनाक आतंकवादियों से बातचीत कर रही थी, इन्हें शांति दूत समझ रही थी और सोचती थी कि इनके बिना कश्मीर में शांति हो नहीं सकती। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ये उस समय के कुछ बड़े आतंकवादी हमले हैं। हालांकि ये वो दौर था जब लगातार बम धमाके और टेरर अटैक करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत को छलनी कर दिया था। न जाने कितने भारत के नागरिकों का खून बहाया था। यानी जब यूपीए सरकार के कहने पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से बातचीत हुई तो देश ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई और पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने यह दिखा दिया कि वो शांति में विश्वास करते ही नहीं हैं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा था। उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई होली, दिवाली जैसा मौका आता था, कोई त्योहार का मौका आता था तो लोग एक दूसरे से कहते थे कि त्योहार के दिन बाजार मत जाना, त्योहार के दिन किसी शॉपिंग मॉल में मत जाना, क्योंकि आतंकवादी कभी भी कहीं भी हमला कर सकते हैं। इतना डर फैला हुआ था इस देश में। अब आपको आतंकवाद के खिलाफ यूपीए सरकार के युग में और मोदी युग में क्या फर्क है, यह दिखाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तानी आतंकवादियों से बात करती थी और मोदी सरकार उन आतंकवादियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाती है। एक सरकार मीटिंग करती थी और दूसरी सरकार मिट्टी में मिलाती है। मनमोहन सिंह की सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कमजोर नीति अपनाई और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने की नीति ऐसे ही चलती रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अपना बचाव करने के लिए हमारे बीच नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवादियों से बातचीत या मीटिंग करने की जो नीति थी ये खुद स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने बनाई थी, क्योंकि आज ना तो वो अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है और ना ही अपना बचाव करने के लिए हमारे बीच में है। इसलिए हम आज भी ये नहीं कह सकते कि ये उनकी मर्जी से हो रहा था, उनकी इच्छा से हो रहा था, ये उनकी खुद की बनाई हुई नीति थी, या फिर उस सरकार में उनके ऊपर भी कोई ऐसा बैठा हुआ था जिसने उनसे ये सब करने के लिए कहा था और उन्हें ये सब करना पड़ा। हालांकि आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आतंकवाद से बातचीत करना, आतंकवादी से बातचीत करना यूपीए सरकार की नीति का हिस्सा था। आप मोदी युग और यूपीए सरकार के युग में आतंकवाद के खिलाफ ये फर्क स्पष्ट तौर पर आज आप देख सकते हैं। टेररिस्ट के साथ
हफीज वगैरह के साथ वो संपर्क में थे, तो पहले भी आता एक एफिडेविट के द्वारा हुआ है। मीन्स इनका अप्रोच क्या था। आज देश में टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है। ये नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते। अगर वो पाकिस्तान में भी बैठते हैं तो इसका परपेट्रेटर जहां भी बैठे हो, ये जो योजना करके उधर बैठ के इधर से चलाता है, ऐसे अभी नहीं होता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है और रक्षा मंत्री ने घुस के मारेंगे, ये तो हो रहा है। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके इनके क्या अपेक्षा करते हैं? इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये सिलेक्टिवली आप एफिडेविट के कुछ पन्नों को लीक कर करके क्या हासिल कर लेंगे। प्रधानमंत्री एक देश के, अगर देश की नीति है कि संवाद करना है, तो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, तो क्या गलत है? तो आज ये सच्चाई एक आतंकवादी ने खुद ही अपने एफिडेविट में पूरे देश को बता दी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है, ये मेरा कोई आकलन नहीं है। ये यासीन मलिक नाम का ये जो आतंकवादी है, इसने दिल्ली हाई कोर्ट में खुद एक एफिडेविट में ये सब कुछ लिखा है। कई बार आपको ये बात समझ में नहीं आती होगी कि आखिर कश्मीर की जो समस्या थी वो हल क्यों नहीं हुई। इतने दशक बीत गए, इसे हल करने के लिए क्या किसी भी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया? और अब जाकर कश्मीर में इतने बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, क्या ये इससे पहले नहीं हो सकते थे? जो पहले की सरकारें थी, खास तौर पर जो कांग्रेस के समर्थन वाली कांग्रेस की सरकारें थीं, यूपीए की सरकार थी, उनकी नीति पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बिल्कुल अलग थी। कश्मीर को लेकर उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। आतंकवाद पर उनकी जो नीति थी वो बड़ी दोस्ताना वाली नीति थी। वो आतंकवादियों से रिक्वेस्ट करते थे, आतंकवादियों के साथ शांति वार्ताएं करते थे, आतंकवादियों के साथ सम्मेलन करते थे, आतंकवादियों से रिक्वेस्ट करके कहते थे कि भाई आप मान जाइए और हमारे साथ बातचीत कर लीजिए, हम अपना आदमी भेजते हैं आपके पास, आप बताइए आपको क्या चाहिए। ये स्वर हुआ करते थे भारत के। लेकिन आतंकवादी एक ही भाषा को समझते हैं और वो है मिट्टी में मिलाने की भाषा को। और पिछले 11 साल से मोदी सरकार उन्हें इसी भाषा में समझा रही है। और अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्हें अब एक एक बात अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि उनकी भाषा में हम उन्हें समझा रहे हैं। चाहे उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, या फिर अब ऑपरेशन सिंदूर हो, ये सब कुछ उन्हें ठीक से समझ में आ रहा है। यही भाषा उनके साथ अपनाई जा सकती है। अब कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम के बारे में आज आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा जो थे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उन्हें अपने घर जैसा लगता है। और उन्होंने ये भी सलाह दी है कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहिए। तो सैम पित्रोदा ने आज देखिए क्या कहा है। वो कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और कई लोग तो उन्हें राहुल गांधी का गुरु बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान से उन्हें कितना प्रेम है। अगर आज इनकी सरकार आ जाए तो ये अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए फिर से खोल देंगे और शायद उन आतंकवादियों से फिर से बातचीत करने की कोशिश शुरू कर देंगे। उनका आज का बयान सुनिए। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food, okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority.
तो सैम पित्रोदा कहते हैं कि पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगता है, बांग्लादेश में भी मुझे घर जैसा लगता है, नेपाल में भी मुझे घर जैसा लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है, बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि ये सब भारत का ही हिस्सा थे पहले। ये सारे जो देश हैं ये एक ज़माने में भारत का हिस्सा थे, तो घर जैसा तो लगेगा ही। लेकिन अगर शरीर का कोई हिस्सा दर्द देने लगे, शरीर के किसी हिस्से में कैंसर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या हम पाकिस्तान में घर जैसा महसूस करते हैं तो क्या उन्हें इजाज़त दे दें कि वो भारत में आतंकवाद फैलाएं? बांग्लादेश में अगर घर जैसा महसूस करते हैं तो उनके घुसपैठियों को यहाँ मकान देना शुरू कर दें? सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का बहुत करीबी माना जाता है, उनका गुरु भी माना जाता है। और इससे पहले मई 2024 में सैम पित्रोदा ने एक और ऐसा ही विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तुलना चीन के लोगों से की थी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से की थी। और इस विवाद के बाद उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब बीजेपी ने कहा है कि सैम पित्रोदा को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। क्या जो सैम पित्रोदा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पित्रोदा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। मैंने आज शुरुआत में आपको बताया था कि आज हमारे पास आपको देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक खबर आपको बता दी, एक और बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। आतंकवादियों पर यूपीए सरकार की नीतियों के बाद अब हम घुसपैठ की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए आज कुछ सबूत लेकर आए हैं और वो सबूत इस समय मेरे हाथ में है। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं को सबूत मांगने का बड़ा शौक है, बात बात पर सबूत मांगते हैं। कभी भारतीय सेना से सबूत मांगते हैं, कभी भारत सरकार से सबूत मांगते हैं, कभी कहते हैं कि बताइए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने कितना नुकसान किया उसका सबूत दिखाइए, बालाकोट में हमने कितना नुकसान किया उसका सबूत दिखाइए। उन्हें सबूत मांगने की बड़ी आदत है, लेकिन सबूत मांगने के साथ साथ सबूत देखने की भी आदत होनी चाहिए। और इसलिए आज हम ऐसे तमाम लोगों के लिए ये सबूत लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये सबूत अच्छे लगेंगे। भारत में अवैध घुसपैठियों को लेकर आज हम आप सब के सामने बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आज ये खुलासा हर हिंदुस्तानी को बेहद ध्यान से देखना चाहिए और ये खुलासा विपक्ष के उन नेताओं को भी आज देखना चाहिए जो बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट पर लगातार राजनीति करने का शौक है, जो ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटने चाहिए, जिसका नाम आ गया वो लगातार ऐसे ही बना रहे, वोटर लिस्ट की सफाई नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग जब घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए अभियान चलाता है तो विपक्ष के नेता इसे वोट चोरी बताकर विरोध करते हैं। आज ये खुलासा उन लोगों को भी जरूर देखना चाहिए जो घुसपैठियों को बचाने के लिए अक्सर अदालतों में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा देते हैं। आज मैं 9 ऐसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे थे और इन सभी 9 अवैध बांग्लादेशियों की पूरी लिस्ट मेरे हाथ में है और इन लोगों के खिलाफ NIA के केस दर्ज हो चुके हैं और इन सभी की जांच चल रही है। ये आप देख लीजिए, ये वो सारे उनके नाम हैं, उनके नकली नाम हैं, उनके आधार कार्ड के नंबर हैं, वोटर ID कार्ड के नंबर हैं इसके अंदर। यहाँ तक कि कई लोगों ने बैंक अकाउंट अपने खुलवा लिए हैं और कैसे नकली नामों के साथ वो रह रहे हैं। कुछ लोगों ने भारत की लड़कियों के साथ शादियां कर ली हैं, कुछ लोग नकली इमाम बनकर रह रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और ये सब की तस्वीरें मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए आप कि कैसे सबके आधार कार्ड हैं, सबके पैन कार्ड हैं, ये आप देखते जाइए, ये आप देख लीजिए। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब नकली हैं, देखते जाइए।
और मैं तो सिर्फ 9 लोगों की ये लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। इनकी संख्या 9 नहीं, 9,000 नहीं, 9 लाख हो सकती है। इनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को आसपास कितने लोग नजर आते होंगे और उनके पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, बहुतों के पास पासपोर्ट भी है और वोटर आईडी कार्ड भी है। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो वोट डालने के लिए आपके आगे पीछे खड़े होंगे और आप सोचते होंगे कि ये भारत के ही नागरिक हैं। और इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो बैंक अकाउंट भी अपने खुलवा लिए थे। आप ये जानकर आज चौंक जाएंगे कि इनमें से कुछ पश्चिम बंगाल में मस्जिदों में इमाम, नकली इमाम बनकर रह गए हैं। ये सभी अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। आज राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी ये पूरी लिस्ट ध्यान से देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी इस लिस्ट को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें। इस लिस्ट को लेकर इस पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं, पीपीटी बनाएं और इस पर भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को वो पीपीटी दिखाएं। तो अब मैं एक एक करके इनके नाम आपको बताता हूं। इनमें सबसे पहला नाम है इकरामुल हक। ये बांग्लादेश का रहने वाला है और ये इसका असली नाम है, लेकिन भारत में इसने अपना नाम बदल लिया और भारत में इसका नाम है नूर हुसैन। इकरामुल हक ने नूर हुसैन के नाम से भारत में फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। इसने भारत के एक बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया। सभी दस्तावेज बनवाने के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का पता दिया गया। इकरामुल हक AQIS यानी अल कायदा इन दी इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम के आतंकवादी संगठन में काम करता है। AQIS अल कायदा का वो हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद फैलाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। यह आतंकवादी संगठन भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह प्रतिबंधित है। अब आप सोचिए, यह भारत में प्रतिबंधित है, बांग्लादेश में प्रतिबंधित है और बांग्लादेश का एक आदमी भारत में आता है, सारे नकली दस्तावेज बना लेता है और इस आतंकवादी के लिए काम कर रहा है। इकरामुल हक पहले भारत में टूरिस्ट वीजा पर आया और देवबंद में इसने पढ़ाई की। इसी दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। इसने अपनी बांग्लादेशी पत्नी का भी नाम बदलकर भारत में उसके लिए एक फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। और आज मैं इसके सामने, देखिए मेरे सामने इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये AQIS का सीनियर मोस्ट फंक्शनरीज में से एक है। ही अराइव्ड इन इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा, जॉइंड मिलिटेंसी वाइल स्टडीइंग इन देवबंद। देवबंद में आप जानते हैं धार्मिक पढ़ाई होती है इस्लाम की, वहां इसने ज्वाइन किया और उसके बाद ये आतंकवादी गतिविधियों में यहां पर शामिल हो गया। और कूच बिहार में आप देखिए एक बैंक में इसने अपना अकाउंट भी बनवा लिया और अब NIA ने इसके ऊपर एक केस दर्ज किया है और अभी ये फरार है। और बांग्लादेश में फिर इसे मई 2023 में गिरफ्तार किया गया। अगले आतंकी और बांग्लादेशी घुसपैठिया का नाम है बोशरुल इस्लाम। इसने भारत में मिनाजुल मियां के नाम से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड सब बनवाया। यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना में रहता था। अलकायदा के लिए भारत में आतंकियों की भर्ती करता था। यह बांग्लादेश आता जाता रहता था। इसने असम में एक महिला से शादी भी कर ली, जबकि इसकी दूसरी पत्नी बांग्लादेश में थी। जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो यह फरार हो गया, लेकिन उसकी भारतीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले साल इसकी दूसरी पत्नी को भी बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह आतंकवादी अब तक फरार है। तो इसके भी पूरे कागज इस समय मेरे सामने हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब चलते हैं तीसरे घुसपैठिए की तरफ। इसी तरह से रहमतुल्लाह शेख नाम के बांग्लादेशी ने भारत में बुरहान शेख के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए। ये आतंकी संगठन जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JBM के लिए काम करता था। मुर्शिदाबाद में एक मदरसा भी चलाता था और भारत में यह भी आतंकवादी जो संगठन है बैन है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 2014 में इसे गिरफ्तार किया और 2024 में इसे बांग्लादेश को उन्होंने सौंप दिया। बांग्लादेश का एक और अवैध घुसपैठिया अब्दुस सोबूर भारत में शहादत शेख के नाम से फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाकर
यहां पर आ गया। यह भी आतंकवादी संगठन जेबीएम से जुड़ा था और पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में बम बनाने की ट्रेनिंग देता था और अब यह बांग्लादेश की जेल में कैद है। एक और बांग्लादेशी ने अब्दुल रहमान के फर्जी नाम से भारत में आधार कार्ड बनवाया, वोटर आईडी कार्ड सहित बहुत सारे फर्जी दस्तावेज बना लिए। इसने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बैंक अकाउंट खोला। अब्दुल रहमान पश्चिम बंगाल के हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में अलकायदा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करता था। और देखिए, एक और बांग्लादेशी ने भारत में फर्जी नाम से पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाए। उसका नाम और सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसने भारतीय महिला से शादी कर ली। तो देखिए एक नया पैटर्न, ये आते हैं यहां पर नकली दस्तावेज बनवाते हैं, एक भारत की लड़की से शादी कर लेते हैं और जब पश्चिम बंगाल में अलकायदा के आतंकवादियों पर दबिश शुरू हुई, उन्हें पकड़ा जाने लगा, तो फिर यह भारत से फरार हो गया। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की एक मस्जिद में नकली इमाम बनकर काम कर रहा था। अभी तक हमने आपको 9 में से 6 घुसपैठियों के बारे में बताया है। इसके अलावा 3 और बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे और एनआईए ने इन सभी 9 आतंकवादियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जब इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो इनमें से कुछ फरार हो गए, कुछ पकड़े गए और जो पकड़े गए वो अब जेल में हैं। इन सभी 9 घुसपैठियों के काम करने का तरीका एक जैसा था। पहले बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके यहां आना, या फिर भारत में टूरिस्ट वीजा लेकर यहां पर आना, फिर एक नए फर्जी नाम से भारत में अपने सारे दस्तावेज बनाना। सभी घुसपैठियों ने भारत में कम से कम वोटर आई कार्ड तो जरूर बनवा लिए थे। इनमें से कुछ ने भारत में रहने वाली महिलाओं से शादी भी कर ली और ये सभी अवैध बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों के लिए पैसा जुटाते थे, लोगों की भर्तियां करते थे और फिर उन्हें ट्रेनिंग देते थे। आज हमने आपको केवल 9 अवैध बांग्लादेशियों के बारे में बताया जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां चला रहे थे और जिनके खिलाफ एनआईए ने ये एक्शन लिया है। लेकिन आज भी हमारे देश में हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, आप सबके आसपास रह रहे हैं और आपको शायद पता भी नहीं। अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपको अपना नाम बताएंगे, नाम के साथ उसके पास आधार कार्ड भी होगा, वोटर आई कार्ड भी होगा, बैंक में अकाउंट भी होगा और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया आपके घर के आसपास रह रहा है और जिन संसाधनों पर आपका अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है, उन्हें ये लोग हमसे लूट रहे हैं। भारत के गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016 में भारत में उस समय 2 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी थे और ये तो वो हैं जिनके बारे में सरकार को पता है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो पता ही नहीं चलेंगे। आज ये संख्या कई करोड़ में जरूर होगी और हो सकता है कि जब आप वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हों तो उस समय भी आपके आगे जो व्यक्ति खड़ा होगा, आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा होगा वोट डालने के लिए, शायद वो कोई अवैध बांग्लादेशी हो और शायद अल-कायदा का कोई आतंकवादी भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में घुसपैठियों के खिलाफ जनता का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा। हमारे देश के नेता तो जरूर इस पर राजनीति करते हैं, वो भी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन दूसरे देशों को देखिए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं। इन देशों में बाहर से आने वाले अप्रवासियों के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि बाहर से आने वाले लोगों को बंद कीजिए। ये हमारा हक है, यहां के संसाधनों पर हमारा हक है, यहां की नौकरियों पर हमारा हक है और हम नहीं चाहते कि बाहर से लोग यहां पर आएं। आज मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अवैध घुसपैठ किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि भारत जैसे देश में जहां पहले से ही नौकरियां बहुत सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, शहर सीमित हैं, मकान सीमित हैं, उन संसाधनों पर अगर अवैध घुसपैठिए कब्जा कर लेंगे, उन सारी सरकारी योजनाओं में आपके साथ वो लाइन में लग जाएंगे, उन्हें राशन भी आपके साथ मिलेगा, उन्हें इंश्योरेंस भी आपके साथ मिलेगा, दवाई और इलाज मुफ्त में अस्पतालों में उन्हें आपके साथ मिलेगा, नौकरियां भी आपके साथ मिलने लगेंगी, उनके बच्चे आप ही के बच्चों के साथ स्कूल में जाने लगेंगे।
और एक दिन हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कूल में यह कहकर एडमिशन ना मिले कि सीट फुल हो गई है। हो सकता है आपके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में बेड ना मिले यह कहकर कि अस्पताल में बेड है ही नहीं, क्योंकि उसमें घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ है। तब आप क्या करेंगे? तो एक पहलू तो यह है कि आपके हक के सारे संसाधन, नौकरियां, जगह, मकान, सड़क, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके लिए बने थे, जो कि आपके टैक्स से बने हैं। आप उसके लिए पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। दूसरा पहलू यह है कि ये जो घुसपैठिए होते हैं ये अक्सर भारत के खिलाफ काम करते हैं। ये भारत के नागरिक कभी नहीं बनते, ये भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आतंकवादी संगठनों से घिरे होते हैं, आतंकवादियों के लिए काम करते हैं और भारत में नफरत फैलाते हैं और कुछ खास तरह के नेताओं को और कुछ खास तरह की पार्टियों को मदद करते हैं वोटर बनकर। भारत में एक बहुत पुराना बिजनेस मॉडल है चुनाव जीतने का कि बाहर से आने वाले घुसपैठियों को वोटर आई कार्ड बनवा दीजिए और उस जगह का जो पूरा वोटिंग पैटर्न है, डेमोग्राफी है, उसे बदल दीजिए। बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक या सांसद आज भी ऐसे होंगे जो इन घुसपैठियों के वोट के आधार पर जीतते होंगे। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये घुसपैठिए वापस जाएं, क्योंकि ये अब उनके वोटर बन चुके हैं। इसलिए सरकार तो जो कर रही है वो करती ही रहेगी और विपक्ष जो कर रहा है वो करता रहेगा। सरकार इन्हें यहाँ से भगाना चाहती है और विपक्ष इन्हें यहाँ रखना चाहता है। आप क्या चाहते हैं ये आपको तय करना है। और आज का हमारा जो विश्लेषण था, ये सारे कागज़ जो हमने आज आपको दिखाए हैं, ये आपको जागरूक करने के लिए दिखाए हैं ताकि आप भी जागरूक रहें, आप भी सतर्क रहें। और आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में इन घुसपैठियों के लिए, इन खतरनाक आतंकवादियों के लिए कितने नेता और कितनी पार्टियां जुटी हुई हैं कि ये इसी देश में रहें। राहुल गांधी घुसपैठियों पर कभी विरोध प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन युवाओं की मदद से भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति आने का सपना जरूर देखते हैं। आपने देखा होगा, कल ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के छात्र और जेन जी देश के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। ये वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में नेपाल के युवाओं ने और नेपाल की जेन जी ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, क्रांति लेकर आ गए और वहां की सरकार को उन्होंने उखाड़कर फेंक दिया। अब राहुल गांधी सोचते हैं कि भारत के युवा भी यही करेंगे और वो उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत के युवाओं और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसे कई अपमानजनक बयान दिए गए। किसी ने कहा कि भारत की जेन जी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतर आएगी, संघर्ष करेगी, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह। कुछ विपक्षी नेता ये सपना देख रहे थे कि भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी युवाओं की क्रांति होगी। ये सब तस्वीरें आपको भारत में देखने को मिलेंगी। ये कई नेताओं का सपना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया तो राहुल गांधी ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि वाकई भारत एक डेड इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और राहुल गांधी ने भी कहा। लेकिन असली सरप्राइज अब यहां छिपा है। आज सुबह भारत के युवाओं ने और भारत के जेन जी ने इन सारी बातों का जवाब अपने अंदाज में सबको दे दिया। और ये जो युवा हैं, इन्होंने आज कह दिया है कि हमें आजादी नहीं, हमें क्रांति नहीं, हमें आईफोन चाहिए। तो ये है भारत के युवाओं का जवाब। हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें आईफोन चाहिए। दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह भारत में भी आज हजारों युवा अलग अलग शहरों में एप्पल के शोरूम के बाहर, आईफोन के शोरूम्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सबको अपना पहला नया आईफोन 17 आज ही सबसे पहले खरीदना था। क्रांति की बातें करने वालों के लिए युवाओं का साफ संदेश था। नए भारत में हमारी उम्मीदें ऊंची हैं, सपने पूरे हो रहे हैं और जेबें भरी हुई हैं। आईफोन की लाइन में खड़ा युवा सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, वो आर्थिक रूप से ताकतवर होते भारत का एक प्रतीक है। वो एक एस्पिरेशनल युवा है जो दुनिया में बेस्ट चीज चाहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहता है। आज से भारत में आईफोन के नए मॉडल की बिक्री शुरू हो गई है और इस नए मॉडल की कीमत
82,000 रुपए से लेकर 2,29,000 रुपए तक है। जो अभी हमने आपको सारी भीड़ दिखाई है, ये 2 लाख के फ़ोन को खरीदने के लिए है। आप ये तस्वीरें देखिए जो भारत के विभिन्न शहरों से आई हैं, जहां आईफोन 17 को खरीदने के लिए कल रात से ही आईफोन के शोरूम्स के बाहर हजारों लोग लाइनों में खड़े थे और इनमें से ज्यादातर युवा हैं। 6 से 8 घंटे का यह इंतजार किसी क्रांति के लिए नहीं है, किसी विद्रोह के लिए नहीं है, ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये भीड़ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले दुनिया के सबसे महंगे फोन को आज के आज हासिल करने के लिए। सुबह से ही लाइन में लगा हुआ था। यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड था, मैं 5-6 मंथ से इसका वेट कर रहा था, न्यू सीरीज का। कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर मुझे लेने आया। सुबह रात के 8 बजे से मैं वेट कर रहा था, अभी जाके नंबर मिला लगा है सुबह में। मैं घाट के ऊपर से रहने वाला हूँ, करीबन कुछ 11 बजे से खड़ा था मैं, अब जाके नंबर आया। 2 दिन से लाइन में लगा हूँ मैं, कल जाके नंबर मिला है। आधे घंटे में आईफोन हाथ में आ जाएगा मेरे। हाँ, इस बारी इस कलर का ज़्यादा क्रेज़ होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। जो नया आईफोन आया है इसमें एक रंग भगवा कलर भी है, और आप तो जानते हैं भारत में भगवा पर बड़ी राजनीति होती है, और ये रंग जो है हमारे देश के नेताओं ने इसे भी हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया है। लेकिन देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, नया फ़ोन होता है, किसी नए टेक्नोलॉजी की जो चाहत होती है वो हिंदू और मुसलमान किसी भी धार्मिक दीवार को तोड़ देती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये फ़ोन चाहिए, सबको अपना मनपसंद रंग चाहिए, और वो इसे धर्म के आधार पर नहीं देखते। एक बहुत बड़ी सीख है ऐसे लोगों को जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कहते हैं युवा पीढ़ी बड़ी बेचैन होती है, उसे हर चीज़ तुरंत चाहिए, उसमें धैर्य नहीं है, और इसीलिए उसकी ये बेचैनी, जब वो नाराज़ होती है युवा पीढ़ी, जब वो बेचैन होती है तो उसकी बेचैनी कई देशों में सरकारों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देश में ये जो बेचैनी है वो लेटेस्ट आईफोन को अपने हाथ में लाने की बेचैनी है। ये बेचैनी युवाओं में कैसी है? ये विद्रोह की बेचैनी नहीं है, ये आईफोन की बेचैनी है। देखिए, इन युवाओं को आप सिर्फ एक ग्राहक मत समझिए, और इसे ये मत समझिए कि इन्हें लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो युवा आपको दिख रहे हैं, ये आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये आत्मविश्वास नए भारत की असली क्रांति है, और ये मजबूत भारत की तस्वीर है, आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत की तस्वीर है। ये भारत के युवाओं की वो तस्वीर है जिसमें भारत के युवा बेस्ट चीज़ चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, और उसे हासिल करने के लिए उनके पास सपना तो है ही, लेकिन पैसा भी है। जो लोग कहते थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो आप सोचिए इस डेड इकोनॉमी में ये 2 लाख रुपए का फ़ोन के लिए कैसे लाइन लगी हुई है। ये डेड इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। ये वो क्रांति नहीं है जो राहुल गांधी युवाओं से चाहते हैं, जिसका सपना राहुल गांधी देख रहे हैं। ये वो क्रांति नहीं है। कल शाम जब राहुल गांधी ने युवाओं को वोट चोरी और लोकतंत्र बचाने के नाम पर भड़काने की कोशिश की, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद देश के युवाओं ने राहुल गांधी को आज ये जवाब दे दिया।
जिस समय राहुल गांधी युवाओं को क्रांति के लिए उकसा रहे थे, उस समय भारत के युवा आईफोन खरीदने की तैयारी कर रहे थे। जिस समय राहुल गांधी युवाओं के जरिए अपनी राजनीति के नफा नुकसान का गुणा भाग कर रहे थे, हिसाब किताब लगा रहे थे, उस समय देश के ये हजारों युवा लेटेस्ट आईफोन खरीदने का अपना बजट बना रहे थे। आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लग चुके थे। आज भारत के युवाओं की मांग है कि आईफोन समय पर चाहिए, आईफोन आज ही मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, बाकी सब कुछ आसपास ठीक ठाक है। भारत में आईफोन इस्तेमाल करने वाले करीब 45% लोगों की उम्र 25 से 34 साल की है, यानी ज्यादातर युवा ही आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें महंगे और लेटेस्ट फोन पसंद है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में आईफोन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2021 में भारत में करीब 60 लाख आईफोन बिके। 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 92 लाख हो गई और इस साल करीब 1.5 करोड़ आईफोन भारत में बिकने की संभावना है। आज भारत में 65 करोड़ लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और ये सारे 65 करोड़ लोग अपने अपने हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, बेस्ट फोन चाहते हैं, लेटेस्ट फोन चाहते हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर फ्रेजाइल इकोनॉमी की है। जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, उस समय देश के करोड़ों लोगों को गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए भी घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था। एक तस्वीर देखिए, जबकि दूसरी तस्वीर उस भारत की है जो आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जहां अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं, राशन के लिए नहीं, बल्कि लाखों रुपए के लेटेस्ट आईफोन को खरीदने के लिए लाइन लगती है। तो आज भारत के युवाओं ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत के युवा नेपाल और बांग्लादेश के युवा नहीं हैं, ये पाकिस्तान के युवा नहीं हैं, ये श्रीलंका के युवा नहीं हैं। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हमारे देश का ये जो युवा है ये नेपाल के युवाओं की तरह विद्रोह करेगा, विद्रोह करे तो किस चीज़ के लिए करेगा विद्रोह? हमारे देश में नेपाल जैसी स्थिति नहीं है। हमारे देश का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, हमारे देश का युवा पैसा कमा रहा है, उसके बड़े सपने हैं और वो आईफोन से कम कुछ और सोचता नहीं। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें भी आज ये समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, वो गुस्से में दिया गया बयान था। वो खुद भी ये जानते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं है, भारत की इकोनॉमी बिल्कुल अलाइव है। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत की इकोनॉमी कितनी जिंदा दिल है और भारत का ये जो युवा है इसका मूलभूत जो स्वभाव है वो क्या है। इस युवा को आज़ादी नहीं चाहिए। ये युवा कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि दिल क्या चाहे आज़ादी, दिल क्या चाहता आज़ादी नहीं, ये युवा कह रहा है दिल क्या चाहता आईफोन। इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिटेन में मिले राजसी स्वागत की बहुत चर्चा हो रही है। 18 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे और इस यात्रा पर ट्रंप को 41 तोपों की सलामी दी गई। इस सेरेमोनियल परेड में 120 घोड़े और 1300 ब्रिटेन के सैनिक शामिल हुए। ये जबरदस्त स्वागत 1000 साल पुराने उस विंडसर कासल में किया गया जो किंग चार्ल्स का आधिकारिक निवास है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और डोनाल्ड ट्रंप एक शाही बग्गी में सवार होकर इस विंडसर कासल पहुंचे। सबसे पहले आप ट्रंप के इस जबरदस्त और भव्य स्वागत की ये तस्वीरें देखिए।
ब्रिटेन में वर्षों से इस प्रकार के परंपरागत स्वागत की ये जो परंपरा है चली आ रही है, लेकिन अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब इस तरह का राजसी स्वागत फिजूल खर्ची और एक तमाशा बन चुका है, और इस तरह का स्वागत करके ब्रिटेन अपने मेहमानों को प्रभावित करना चाहता है और उन्हें खुश करके उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शानदार स्वागत का मकसद असल में ट्रंप को खुश करना था, जिससे ट्रंप ब्रिटेन में निवेश करें और अमेरिका ब्रिटेन की मदद करे। इस समय ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आज भारत से भी पीछे है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत चौथे नंबर पर है और ब्रिटेन हमसे भी पीछे छठे नंबर पर है। अब कहा जा रहा है कि अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्रिटेन के पास आज भी दो ही हथियार हैं। पहला उसका गौरवशाली इतिहास और दूसरा उसका ये शाही दिखावा। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी में सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए क्या इस तरह की फिजूल खर्ची सही है? आज लोकतंत्र का ज़माना है। आज के लोकतांत्रिक युग में क्या राजसी परंपराओं को जारी रखना ज़रूरी है? क्या लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि राजा अलग है और प्रजा अलग है? क्या राजाओं को इस तरह से अब लोगों के सामने आना चाहिए जहां वो ये बताएं कि हम आपसे बिल्कुल अलग हैं? हमारा मानना है कि असली ताकत विचार और सादगी में होती है। अब आपको ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। आज से 94 वर्ष पहले, वर्ष 1931 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लंदन के बकिंगम पैलेस गए थे और उनके पहनावे में उस समय कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। महात्मा गांधी सिर्फ एक धोती और शॉल पहनकर शाही निमंत्रण पर वहां पर गए थे और तब महात्मा गांधी के पहनावे को देखकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल काफी नाराज हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी को हाफ नेकेड फकीर कहा था, यानी एक ऐसा फकीर जिसने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए हैं, और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि महात्मा गांधी ठीक से तैयार होकर राज परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन आप खुद सोचिए कि असली ताकत महात्मा गांधी के पास थी या फिर चर्चिल के पास। आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी की अहिंसा और सादगी को अपना आदर्श मानती है। लोकतंत्र की ताकत यह होती है कि उसमें हर नागरिक बराबर होता है। लोकतंत्र में किसी गरीब परिवार का बच्चा भी राजा बन सकता है, किसी बहुत ही बेहद गरीब परिवार का बच्चा भी या युवा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो भारत में देखिए क्या हो रहा है, और ब्रिटेन जो है वो आज भी अपनी उन पुरानी परंपराओं में फंसा हुआ है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो टूट टूट कर ही मजबूत बना है। नमस्कार।